अगर कोई नया बालक आपकी तरह अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहे तो क्या उसको कोशिश करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? 3 बातें करनी होगी। जी आस्तिक बनना होगा जी और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जी। और शास्त्र के साथ जुड़ना होगा। शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए, बट इसके अलावा एक और भी लेजिटिमेट तरीका है जिससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। पर फिलहाल आप अपने आसपास भी देख रहे हैं तो देश की बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम होती जा रही है। हर दिन ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। Falling for the myths for cow dung soup, let's burst them wide open. आपने सही सुना, काऊ डंग सोप यानी गोबर साबुन। Myth 1. People think it's unhygienic. Actually, cowpathy soaps are blended and sterilized with herbs like and essential oils for fresh and clean feel. कौन सोच रहा है कि ये हाइजीनिक प्रोडक्ट हो सकता है? कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं? अगर किसी सोप के नाम में गोबर है तो वो सोप नहीं हो सकता, और उसको सोप मानने वाले पता नहीं कौन लोग हैं। Myth 2. It smells bad. No. Smells bad? No, it does not smell bad and it smells amazing. कमाल है। We add essential oils so it smells amazing, fresh and earthy. अरे तो आप उसकी बदबू को छुपाने के लिए, उसकी बदबू को कम करने के लिए ही तो एसेंशियल ऑयल और इत्र डाल रहे हैं। अगर आप उसको यूज ही ना करें तो आपको उतने एसेंशियल ऑयल, उतने इत्र डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉमन सेंस, बौद्धिक क्षमता। 3. It's only for traditional use. Wrong again. Our soap blend ancient wisdom with modern skincare, which is perfect for your daily beauty routine. ट्रेडिशनल यूज क्या होता है? सोप का कोई और भी यूज है क्या? मुझे तो लगा था कि सोप को सिर्फ नहाने के लिए यूज किया जाता है। थैंक्स। कोई और यूज अगर आप जानते हैं सोप का तो मुझे जरूर बताइएगा। पर ये साबुन मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी था, जैसे पुकी बाबा जिन्होंने कहा था कि आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, तो उनके लिए तो ये परफेक्टली काम करेगा बिकॉज ही वांटेड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बट फॉर रेस्ट ऑफ अस आई थिंक इट्स सेफ टू से, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, वील स्टिक विथ ट्रेडिशनल सोप्स फॉर ट्रेडिशनल यूजेस। क्या क्या हो रहा है देश में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम। स्वागत है आपका इंस्टाग्राम के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम बस्ट करते हैं बहुत सारी मिथ्स, इस तरह से नहीं बट सच में आपको सही साइंस बताते हैं कि क्या सच में कोई चीज सत्य है या झूठ है, उसके बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। एक और बहुत ही कॉमन सी मिथ है लोगों के बीच में, मिथ, और कई लोग इसको बहुत सत्य समझकर चलते हैं कि अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तो आपको सपोर्टर पहनना चाहिए कि नहीं, जॉक स्ट्रैप पहनना चाहिए कि नहीं। तो उसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, कई लोग बोलते हैं पहनना चाहिए। तो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर साहब हैं जो एक पॉडकास्ट में भी आए थे, वो कुछ बता रहे हैं। यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हर्निया। अगर आप जिम में भी ऐसे ही घूम रहे हो, बॉक्सेस में, आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो, आपके टेस्टिस बाहर है, तो उसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई छेद है जिससे वो बाहर आए हैं। करेक्ट। तो उसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। बेसिकली आपकी जांघों में होती है। टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है वो तो पेट से आ रही है और टेस्टिस शरीर के बाहर है, तो इस कैनाल के थ्रू उसकी ब्लड सप्लाई ट्रैवल करती है। तो ये बहुत फ्लिमजी सी कैनाल होती है, नॉर्मली ये बंद रहती है। पर अगर आप बिल्कुल ही लूज में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं या आपने बहुत ज्यादा हेवी वेट्स किए, स्क्वाट्स किया, तो कई बार ये कैनाल खुल जाती है और अंदर से कंटेंट्स जो बॉडी के है जैसे ब्लड सप्लाई या इंटेस्टाइन्स बाहर आ सकते हैं, जिसको हर्निया बोलते हैं। डॉक्टर साहब जिम सपोर्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोग सपोर्टर छोड़िए पजामा पहनना भूल जा रहे हैं। आपने गौरव भाटिया जी का वो फेमस वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें वो आ गए थे बिना पजामा पहने गुल्लू के शो पर, और गुल्लू बोल भी नहीं पाया कि थोड़ी मर्यादा रखिए। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवरास्त्रा है, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। कैमरा ने गड़बड़ कर दी, वरना तो कोई पकड़ ही नहीं पाता उनको। यहाँ पर मेन मुद्दा पजामे का नहीं है, यहाँ पर मेन मुद्दा है सपोर्टर का, तो उसकी बात करते हैं। डॉक्टर साहब डरा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, तो एक एक करके बात करते हैं। तो टेस्टिस बाहर हैं वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, शायद आपको बहुत बेसिक बायोलॉजी भी आती है तो आपको पता होगा क्यों बाहर हैं वो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो नहीं होगा, स्पर्म्स नहीं बनेंगे, इसलिए वो बाहर हैं। तो जो इंग्यूनियल हर्निया है वो तब होता है जब आपके पेल्विक फ्लोर में यानी एब्डोमिनल मसल्स में, या फिर जिसको कोर भी बोलते हैं, उसमें थोड़ी वीकनेस हो, पेल्विक फ्लोर आपका बहुत कमज़ोर हो, या आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसका जो पोस्चर है, उसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ख़राब है, आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो
आप जब वर्कआउट करेंगे, अपने पेट के थ्रू जोर लगाएंगे, बिल्कुल सांस बंद करके, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो किसी भी तरह की मस्कुलर इंजरी हो सकती है, आपको हर्निया भी हो सकता है, देयर इज़ अ गुड चांस। बट उसका जॉकस्ट्रैप पहनने से या सपोर्टर पहनने से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत कॉमन है स्पोर्ट्समैन में, बॉडी बिल्डर्स में, इसलिए वो सपोर्टर पहनते हैं। इसलिए सपोर्टर पहनते हैं I had no idea. ताकि ये प्रेशर जो है ये बाहर ट्रांसमिट ना हो जाए। हमारे ओल्डर टाइम में आप समझेंगे लंगोट होता, सूती लंगोट, बिकॉज इवन अवर एंशिएंट पीपल न्यू दैट आप अगर हैवी काम कर रहे हैं तो आपको नीचे सपोर्ट देना है। आप देखोगे बॉडी बिल्डर जो देसी अखाड़े में करते हैं लंगोट बांधते हैं, तो इसलिए सपोर्टर हो या लंगोट हो, व्हेन यू आर एक्टिव वर्कआउट यू हैव टू वेयर अ सपोर्टर, यू हैव टू गिव सपोर्ट टू योर टेस्टिकल्स। आप बहुत हैवी वेट्स करोगे तो वो सारा प्रेशर आपके टेस्टिस में उतर जाएगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम किसी डॉक्टर की बात सुनते हैं तो हम समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब को सभी चीज़ों का ज्ञान होगा, पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जिस चीज़ का ज्ञान मुझे नहीं है वो हो सकता है डॉक्टर साहब को हो, जिस चीज़ का ज्ञान डॉक्टर साहब को नहीं है हो सकता है वो मुझे हो। इसीलिए अलग अलग स्पेशलिटीज़ बनाई गई हैं। इसीलिए जो काइनेसोलॉजी जानते हैं, एक्सरसाइज साइंस और फिजियोलॉजी जानते हैं, वो शायद बाकी चीज़ें नहीं जानते होंगे। तो जो भी MBBS कर रहा हो या इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा हो, उसको एक्सरसाइज साइंस और काइनेसोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि एक्सरसाइज की बायोमैकेनिक्स क्या होती है, किस तरीके से कोई वर्कआउट करना चाहिए और किस वर्कआउट से क्या होता है, वो आपको एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो आपको कहेगा कि अगर आपको वर्कआउट करना है तो सबसे पहले आपको अपना कोर जो है वो स्ट्रांग बनाना होगा, आपको अपनी टेक्निक पर काम करना होगा, किस तरीके से आप वर्कआउट कर रहे हैं, किस तरीके से आप डेडलिफ्ट या स्क्वाट कर रहे हैं, जो कि सबसे फंडामेंटल मूवमेंट में से एक है। तो अगर आप उसको सपोर्टर पहनकर भी वो वर्कआउट गलत करेंगे तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको इंजरी होगी, हर्निया और अदरवाइज। तो सपोर्टर पहनना या ना पहनना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस टेक्निक पर काम करना वर्कआउट की जिसको आप करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिम में बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने औकात से ज़्यादा वेट उठाना, मतलब कि जिसको बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग, कि अगर आप 10 किलो उठा सकते हैं तो आप ट्राई करते हैं 15-20 किलो उठाने का, 20 उठा सकते हैं तो 50। इस ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। सपोर्टर पहनने या ना पहनने का और हर्निया या इस तरह के रिलेटेड पेल्विक इंजरीज का कोई डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप नहीं पाया गया। इसका मतलब ये है कि सपोर्टर पहनना या ना पहनना, इस बात का कोई रिलेशन नहीं है कि आपको हर्निया या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट टेक्निक, पॉस्चर और आपकी ब्रीदिंग। अगर आप सांस रोककर, जैसे मैंने कहा कि आप अपना सारा दम लगा रहे हैं, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपकी जो स्टमक मसल हैं, कोर मसल्स हैं, वो इंजर हो सकती हैं। तो डराना बहुत आसान है, डराने से व्यूज़ मिलते हैं, बट बेसिकली सही साइंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तेरी बात क्यों सुने, जब तू डॉक्टर से ज़्यादा जानता है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, इस मामले में मैं डॉक्टर से ज़्यादा जानता हूँ। तो आपको क्या करना है बेसिकली, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप पढ़ रहे हो और आपको लगे कि कोई बहुत ही अतरंगी क्लेम है, कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी, सो कॉल्ड फेमस पर्सनैलिटी उस क्लेम को कर रही है, तो आप उसके बारे में जानने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम अलग अलग वीडियोज़ में बताते रहते हैं। बट यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ है, एक वेबसाइट या ऐप है कंसेंसस AI करके। तो वहाँ पर जाकर अगर आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो क्रेडिबल पीयर रिव्यूड रिसोर्सेज हैं वो आपको पता चल जाएंगे इन अ नटशेल कि वो सच में किन्हीं दो चीज़ों का रिलेशन है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जॉक स्ट्रैप पहनने का यानी सपोर्टर पहनने का और हर्निया का क्या कोई डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि कोई डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि सपोर्टर पहनना या ना पहनना उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्निक का, ब्रीदिंग पैटर्न का और सही पॉस्चर का वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और कितना वेट आप उठा रहे हैं, क्या ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके इंजरी होने या ना होने पर। इनफैक्ट मैं एक और कदम जाकर बोलूँगा कि अगर आप टाइट जिम सपोर्टर पहनते हैं और उसको पहन कर रखते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो वो आपके ना कि सिर्फ आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है, बल्कि आपके जो नमनेस क्रिएट कर सकता है, ब्लड सप्लाई को रोक सकता है और फ़ायदा करने की जगह पर ज़्यादा नुकसान करेगा। और कहाँ पर उसे पहनना ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो होगा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या बॉक्सिंग या इस तरह के जो भी स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट है, वहाँ जहाँ पर आपको डायरेक्ट इंजरी हो सकती है उस जगह पर, वहाँ पर एक सपोर्टर पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट नॉर्मल वेट लिफ्टिंग में नॉट सो मच। तो आगे बढ़ते हैं अग्रेसिव हार्मोन्स की तरफ। एनिमल प्रोडक्ट्स में बड़े एग्रेसिव हार्मोन होते हैं क्योंकि जानवर की लाइफ एक्टिविटीज ज़्यादा हैं।
ओके जानवर चिल्लाता है, लड़ता है, दौड़ता है, भागता है ना, पेड़ पौधे चुपचाप खड़े रहते हैं, बेचारे। तो उनके हार्मोन कम एग्रेसिव होते हैं ओके पेड़ पौधों के, और जानवरों के हार्मोन ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो हमारे हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे हार्मोन्स का स्ट्रक्चर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा लिया जाए। मुझे लगता नहीं है कि सर को हार्मोन के बारे में कोई भी जानकारी है। ठंडे अमरूद के गर्म बीज निकाल लेने हैं। अच्छा ठंडे अमरूद के। अच्छा, फ्रिज में ठंडे नहीं करने, क्योंकि फ्रिज का ठंडे में कई तरीके के रसायन बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको वो कमोड में चाहे ठंडे कर लो, फ्रिज में ठंडे नहीं करने। सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट में अग्रेसिव हार्मोन होते हैं, प्लांट्स में शांत हार्मोन होते हैं। तो जो हार्मोन है वो अग्रेसिव या शांत नहीं होते हैं। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, बट जो भी कहने का मतलब था, जो प्रेमाइस है बातचीत का, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एनिमल मतलब अग्रेसिव, प्लांट मतलब शांत। मतलब प्लांट में जो हार्मोन होंगे वो खा सकते हो, एनिमल में जो हार्मोन होंगे वो नहीं खा सकते हो। तो हार्मोन होते क्या हैं? सबसे पहले हार्मोन होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन यानी पेप्टाइड या फैट या स्टीरॉयड के बने हुए हो सकते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जिस तरह से एनिमल्स में हार्मोन होते हैं उसी तरह से प्लांट में भी अपने हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जो उनकी ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ, या फिर उनके डिफेंस में, यानी कि अगर उनको कोई खाने की कोशिश करेगा तो वो उसको कसैलापन या फिर इस तरह से स्टिंजी तरह का टेस्ट देंगे जिससे कि प्रेडेटर उनको खाने की कोशिश ना करे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट इज हार्मोन फ्री। दूसरा इन्होंने कहा बहुत ही अजीब सी चीज कि एनिमल हार्मोन हमारे हार्मोन्स का स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं। किस बेसिस पे कहा मुझे पता नहीं, बट अगर पेप्टाइड टाइप के हार्मोन होंगे यानी प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन होंगे, जैसे कि इंसुलिन हो गया या ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो वो आपके पेट में जाते ही जो आपका स्टमक है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग HCl है, वो क्योंकि प्रोटीन है, अमाइनो एसिड के बने हुए, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। वो जो पेप्टाइड था वो अपने अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। इंटेक्ट फॉर्म में उनका हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ स्टीरॉयड हार्मोन यानी फैट कंटेनिंग हार्मोन जो है वो हीट स्टेबल तो हो सकते हैं और हो सकता है HCl से भी बच जाएं, पर डाइट में उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। आप एनिमल बेस्ड डाइट भी खाएंगे तो स्टीरॉयड हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी। तो कई लोग बोलते हैं कि मिल्क या मीट खाने से एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें जो एस्ट्रोजन तरह के जो हार्मोन जो कि डाले जाते हैं, ऑक्सीटोसिन डाले जाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, मीट बढ़ाने के लिए, उनकी मात्रा होती है पिकोग्राम में। और एनिमल स्टडीज दिखाती हैं कि इस हार्मोन का 100 से 1000 गुना तक ज्यादा लेवल होगा, तब जाकर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके सिस्टम को खराब कर सकें, किसी भी तरह का इम्पैक्ट डाल सकें। और लास्ट क्लेम है कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं कम अग्रेसिव होते हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर है। तो प्लांट बेस्ड डाइट अगर आपको खानी है तो आपको खानी चाहिए उसके अदर बेनिफिट्स की वजह से, रियल बेनिफिट्स की वजह से, ना कि मेड अप बेनिफिट्स की वजह से। प्लांट बेस्ड डाइट के बेनिफिट आते हैं उसके फाइबर की वजह से, उसके फाइटोफिनॉल्स की वजह से, उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसमें जो लोअर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, इन सब की वजह से प्लांट बेस्ड डाइट आपके लिए बेहतर हो सकती है। इस वजह से नहीं कि प्लांट बेस्ड हार्मोन्स शांत होते हैं, इस वजह से नहीं कि प्लांट्स एक जगह पर खड़े रहते हैं और वो कहीं जा नहीं सकते। मेजर स्टडीज ये भी बताती हैं कि अगर दोनों डाइट्स को साइड बाय साइड देखा जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट्स आपके हार्ट के लिए, आपके बाकी मेटाबॉलिक डिजीजेस के रिस्क को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि जो फाइटोएस्ट्रोजन है, यानी कि जो सोया अगर ज़्यादा खाओगे तो आपका जो मेल हार्मोन बिगड़ जाएगा। बहुत कॉमन मिथ है जो सुनाई देता है। तो इस बारे में बहुत सारी स्टडीज की गई। सबसे ज़्यादा नोटेबल है 2021 में की गई एक मेटा एनालिसिस, कंबाइन था 38 क्लिनिकल स्टडीज़ का, जिसमें पाया गया कि सोया या आइसोफ्लेवोन्स मेन में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल पर कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करते। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेटा एनालिसिस जो कि कई सारी स्टडीज का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है। लास्ट क्लेम इनका है कि मीट खाएंगे तो आपको हार्मोन खराब हो जाएंगे आपके। उसमें भी अगर आप रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपकी डाइट में है, तो वो उसका नुकसान आपको दिखेगा उसके प्रोसेस्ड होने की वजह से, या उसको किस तरीके से आप कुक कर रहे हैं उस वजह से, ना कि उसके हार्मोन की वजह से। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड, भले ही वो प्लांट से आया हो या एनिमल से आया हो, और जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाएगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा।
इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अग्रेसिव हार्मोन। बट आचार्य मनीष और उनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उनसे साइंस या साइंटिफिक बातों की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी पॉलिटिशियन से ईमानदारी की उम्मीद करना। क्या है ये? अच्छा, ये क्या भर रखा है इन्होंने? क्या है? शांत हो जाइए सर, ऐसे नहीं करते किसी व्यक्ति के साथ। उसको कैसे पब्लिकली शेम करने से उसका वजन कम नहीं हो जाएगा। ये अच्छा, ये क्या, ये जो लेके घूम रहे हैं, क्या इससे बीमारी नहीं आएगी? कर वो रहे हैं उनके साथ, पर शर्म मुझे आ रही है। क्या इससे पेनक्रेटाइटिस नहीं होगा? क्या इससे किडनी फेल नहीं होगी? क्या इससे लीवर खराब नहीं होगा? क्या आंतों में जख्म नहीं होगा? क्या बवासीर नहीं होगी? सारा कुछ होएगा। आई फील बैड फॉर डाइटिंग दिस करके पर्सन। वजन घटाते हो ना तो दोबारा बढ़ क्यों जाता आए है। हैं यहाँ पे? लेकिन अगर आप तरीके से सिस्टम से घटाते हो तो दोबारा नहीं बढ़ता है। जैसे भारती ने घटाया, दोबारा मोटी हुई क्या? बट बेसिकली ये बोल रहे हैं डाइटिंग करने से कुछ नहीं होगा, तो क्रैश डाइटिंग से कुछ नहीं होगा, बट आप अपनी न्यूट्रिशन पर काम करेंगे। पहले तो वर्ड डाइटिंग ही बहुत ही मिसनॉमर वर्ड है, क्योंकि डाइटिंग का मतलब है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। तो जब भी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए किया जाएगा, भले इस तरह का खाना हो या कोई भी और चीज़ हो, वो कभी भी काम नहीं करेगी। जैसे ही आप उस शॉर्ट टर्म इफेक्ट को हटा देंगे तो वो वापस से वज़न बढ़ जाएगा। करना क्या है? करना वो चाहिए जो सस्टेनेबल तरीके से आप कर सकें। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको ही कम करना है आपको। तो जितना खाना आप खा रहे हैं उसी खाने में से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टोटल कैलोरी आप रोज़ की 2000 खा रहे हैं तो आप उसमें से 10, 15 या 20% मैक्सिमम कम कर दीजिए, तो आपका जो वज़न है वो कम होने लग जाएगा। उसके साथ में और ज़्यादा इफेक्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हटा दीजिए, विच इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। और ज़्यादा इफेक्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक एक्सरसाइज साथ में शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। और ज़्यादा इफेक्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो एक्सरसाइज एरोबिक करने की जगह पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो आप कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में, एक एक चीज़ बढ़ा कर, तो उससे सस्टेनेबल तरीके से आप वेट घटाएंगे और आपको इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पानी कैसे पीना है। बताया था ना मैंने पहले कि लोग आपके पानी पीने पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। और वेट लॉस के लिए ज़्यादा पानी पीने बोला है, पर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि प्लेन वाटर सीधा बॉडी से निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर्ली। कहाँ से साइंस पढ़ कर आए हो? पहला ही क्लेम ज़बरदस्त है कि प्लेन पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ वॉशरूम सीधे ही निकल जाता है, सीधे जैसे किसी ने नल लगा रखा हो। तो पानी जो आप पीते हैं वो आपके पेट में जाता है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है, फिर आपके ब्लड में मिक्स होता है, फिर आपके बॉडी कंपार्टमेंट्स में जाता है और फिर ऑस्मोसिस से बाकी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर किडनी या एडीएच वैसोप्रेसिन के थ्रू आपका एक्स्ट्रा पानी निकाल देती है। इसीलिए अगर आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो आपको या ज़्यादा वॉल्यूम में पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पानी यहाँ से डालते ही यहाँ पे सीधे निकल गया और एब्जॉर्ब नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्ब हुआ पर एक्स्ट्रा पानी जिसकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं थी वो बॉडी ने निकाल दिया, क्योंकि अनलाइक मोस्ट ऑफ अस आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। प्लेन पानी सिर्फ ब्लैडर तक जाता है, हाइड्रेशन तब होती है जब वो सेल्स में पहुंचता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अलग अतरंगी खेल कि प्लेन पानी से हाइड्रेशन नहीं होता, सॉल्ट मिलाओगे तो ही पानी सेल में एब्जॉर्ब होगा। पानी में लेमन, मिंट और एक पिंच सॉल्ट ऐड कर दो, ये तीनों हाइड्रेशन को बूस्ट करते हैं। ओ कैसे? लेमन से मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, मिंट से ब्लोटिंग और डाइजेशन बेटर होता है, सॉल्ट से वाटर एब्जॉर्ब होता है सेल्स में। ओ तो सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता। एग्जैक्टली, ये डिटॉक्स वाटर पियो और इससे आपको वॉशरूम भी कम जाना पड़ेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा सोल्यूट्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, यानी कि सोडियम यानी सॉल्ट में से या ग्लूकोस या किसी और चीज़ के साथ मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल के अंदर जाएगा। जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट से समझा जा सकता है, सोडियम पंप से समझा जा सकता है जो हमारे सेल में होता है। पर सिर्फ हर बार जब आप पानी पिएंगे तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालना वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। डेली नॉर्मल कंडीशन में प्लेन पानी, नॉर्मल डाइट से आपका हाइड्रेशन परफेक्ट होता है। आपको नमक डालने की या नींबू डालने की या किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप रोज़ 10-10, 15-15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं कि आपकी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट निकल जा रहा है, इतना पसीना आ रहा है, या आप इतनी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का जो सॉल्ट रिप्लेनिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़
नॉट रियली। अब देखिए एक और बहुत ही बज वर्ड है डिटॉक्स पानी, डिटॉक्स वाटर, जो कि हर कोई बना रहा है, कोई अल्कलाइन वाटर बोल रहा है, कोई डिटॉक्स वाटर बोल रहा है, उससे ही सब कुछ होगा, वही मैजिक वाटर है। तो बेसिकली इससे कोई मेटाबॉलिक बूस्ट का या मेटाबॉलिज्म बूस्ट का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। सेम गोड्स फॉर सॉल्ट। अगर आप जैसे कई रील्स आपको इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स या ORS लेने की सलाह देंगे, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। ORS सिर्फ इलनेस, डायरिया या हैवी स्वेटिंग ऐसी कंडीशन में ही यूजफुल होगा, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पानी सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट लिया, हर सिप के साथ आपका सॉल्ट जा रहा है बॉडी में, तो वो आपको हाई सोडियम और उसके साथ BP दे सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम 100K के बहुत करीब हैं। और अगर आप एजुकेशन जैसे नोबल काम के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक कैंपेन चालू किया था जिसमें हम 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपकी हेल्प से ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार रुपये तक हम जमा कर चुके हैं। तो अगर आप उस काम के लिए, एजुकेशन के लिए, जो बच्चों को एजुकेशन मिले उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप अपनी पसंद का अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।